सीएम नायब सैनी की आज विधायकों और मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें। चंडीगढ़ में अधिकारियों संग सीईटी एग्जाम की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भारतीय क्रिकेट टीम में चयन पर अंशुल कंबोज को वीडियो कॉल कर दी बधाई। कहा, करनाल के लाल का भारत के लिए खेलना हरियाणा के लिए गर्व की बात। 12 दिनों में हरियाणा में भूकंप का 5वां झटका। दिल्ली एनसीआर में सुबह 6 बजे फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.2 की तीव्रता के साथ फरीदाबाद रहा भूकंप का केंद्र। इससे पहले झज्जर और रोहतक रहे भूकंप के केंद्र। हिमाचल में भारी बारिश से बढ़ा हथनी कुंड बैराज का जलस्तर। सीजन में पहली बार रिकॉर्ड किया 70,000 क्यूसेक पानी। सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर। हरियाणा में किसानों को राहत। बिजली निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग का चार्ज किया माफ। 70 मीटर के दायरे में नहीं लगेगा शिफ्टिंग चार्ज। रणदीप सुरजेवाला को नहीं है कोई खतरा। केंद्र ने सुरक्षा हटाने के लिए मांगी इजाजत। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा 4 हफ्ते में सुरक्षा के खतरे का सबूत पेश करें सुरजेवाला। रक्षाबंधन पर मिल सकता है हरियाणा की महिलाओं को तोहफा। 50 लाख महिलाओं को मिलेंगे 21,000 रुपए महीने। मुख्यमंत्री जल्द करेंगे घोषणा। हिसार डीजे विवाद में युवक की मौत का मामला। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध में उतरे रिटायर्ड पुलिसकर्मी। कहा, ड्यूटी निभा रही पुलिस पर एफआईआर करना गलत। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल पर बड़ा आरोप। जेल में ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के साथियों ने दर्ज करवाया बयान। वकील ने सभी आरोपों से किया इनकार। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम मान। दरबार साहिब को मिल रही धमकियों के बीच मुख्यमंत्री मान आज जाएंगे दरबार साहिब। एसजीपीसी को अब तक 8 बार मिल चुके हैं धमकी भरे ईमेल। संसद के मानसून सत्र में आज भी भारी हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने अंशु कंबोज को शुभकामनाएं दी हैं। इंग्लैंड वेस्ट टेस्ट सीरीज के चयन पर खुशी जताई। सीएम सैनी ने बताया कि गर्व और उल्लास का ये विषय है। अंशुल कंबोज को वीडियो कॉल के जरिए शुभकामनाएं दी गई। इंग्लैंड में चल रही टेस्ट मैच सीरीज के लिए करनाल के लाल अंशुल कंबोज का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होना समस्त हरियाणा वासियों के लिए गर्व और उल्लास का विषय है। हरियाणा की माटी में खेलकर इस मुकाम तक पहुंचने वाले होनहार बेटे अंशुल को आज वीडियो कॉल के माध्यम से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल की अंशुल कंबोज को, उन्हें उनके सिलेक्शन के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी। हरियाणा का नाम ऊंचा करना है। आपको बहुत बहुत बधाई, अमित शुभकामनाएं। और ठीक है, कहाँ पे अभी? अभी सर इंग्लैंड में हूं सर। अच्छा, इंग्लैंड में। बहुत बहुत बधाई है, कांग्रेचुलेट आपको। और आपने हरियाणा का और हमारे करनाल का नाम ऊंचा करना है। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और सुनाइए। और ठीक है सब? हाँ जी सर, सब बढ़िया सर। आप बताओ सर। चलिए, मैं ठीक हूँ एकदम। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। तो सीएम मान ने ट्वीट कर अंशुल कंबोज को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में चयनित होना हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज मैच में करनाल के अंशुल कंबोज का भारतीय क्रिकेट में चयन होना हरियाणा वासियों के लिए गर्व और उल्लास का विषय है। हरियाणा की माटी में खेलकर इस मुकाम तक पहुंचने वाले होनहार बेटे अंशुल को आज वीडियो कॉल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं दी, उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की
शुभकामना की। तो सीएम मान ने उनसे वीडियो कॉल पर बात करने के बाद ये ट्वीट किया है। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने ये ट्वीट किया और उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो अंशुल कंबोज को सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभकामनाएं दी हैं। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के चयन पर खुशी जताई है। सीएम सैनी ने इस दिन को, इस अवसर को उल्लास का विषय बताया और कहा कि अंशुल कंबोज ने करनाल के लाल ने भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित होने पर सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व और उल्लास का विषय है। हरियाणा की माटी में खेलकर इस मुकाम तक पहुंचने वाले होनहार बेटे अंशुल को आज वीडियो कॉल के माध्यम से शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। तो अंशुल कंबोज का इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के लिए चयन हुआ है, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने खुशी जताई है, गर्व और उल्लास का विषय बताया है। तो उधर चंडीगढ़ में आज सीएम नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम हैं। सचिवालय में सीएसआर ट्रस्ट के साथ रिव्यू मीटिंग है। सीईटी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। 12 बजे विभाजन विभीषिका के प्रतिनिधियों के साथ बैठक है। हरियाणा निवास में प्रतिनिधियों के साथ ये मीटिंग होगी। दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक विधायकों से मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे से 6 बजे तक मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो आज चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम है, समीक्षा बैठकें करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही जो विधायक रहेंगे और मंत्री, उनसे भी मुलाकात की जाएगी। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग का चार्ज नहीं लगेगा। 70 मीटर के दायरे में शिफ्टिंग पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बोरवेल फेल होने पर पानी खराब जैसी स्थिति में शिफ्ट कर पाएंगे। तो ये किसानों के लिए बड़ी राहत जो है सरकार की तरफ से सामने आई है। सरकार ने राहत दी है। सरकार ने प्रदेश के किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग का चार्ज नहीं लगेगा, इसका ऐलान किया है। यानी कि 70 मीटर के दायरे में अगर शिफ्टिंग की जाती है तो इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। कई बार बोरवेल फेल हो जाता है, पानी खराब हो जाता है, ऐसी स्थिति में अगर शिफ्टिंग करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कई बार बोरवेल में पानी नहीं आता है, फेल हो जाता है या पानी खराब हो जाता है, इस वजह से शिफ्ट करना पड़ता था, जिसके लिए चार्ज देना पड़ता था, अतिरिक्त चार्ज लगता था। लेकिन अब सरकार ने उन्हें राहत दी है, शिफ्टिंग चार्ज नहीं लगेगा अगर 70 मीटर के दायरे में शिफ्ट किया जाता है तो। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिल सकता है तोहफा। लाडो लक्ष्मी योजना पर मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए जो है दिए जाएंगे। हरियाणा की 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। आयु वर्ग, आय और समय को ध्यान रखते हुए ये तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द इसकी घोषणा कर सकते हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिया जाएगा। तो जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसके तहत रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को ये तोहफा मिल सकता है। जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। देखिए, हम चुनाव में जब गए थे तो हमने एक वादा किया था कि बहनों की हर महीने कुछ आर्थिक मदद हो और 2100 रुपया पर महीने बहन की रसोई के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान बहनों का बने, उसकी हमने घोषणा की थी। और हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार हम तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है। और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज और लंबी लंबी बैठकों के बाद हम काफ़ी आगे तक बढ़े हैं। वो आयु वर्ग की बात भी है, आय वर्ग की बात भी है और समय की बात भी है। हमने 3-4 प्रपोजल विभाग ने तैयारी कर ली है। उसमें आयु वर्ग को ध्यान रखते हुए भी की गई है, आय को भी और समय को भी। सीएमओ को हमने अपना सारी तैयारी करके विभाग ने दे दी है और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से
और वित्त विभाग की तरफ से हमारे विभाग को जिस प्रकार की जानकारी देने की और योजना लेकर जाने की बात आएगी, हमारा विभाग उसी समय उस योजना की तैयारी में बिल्कुल तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही इस योजना को, इस स्कीम को बहनों की उन्नति और तरक्की के लिए, मजबूती के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए शीघ्र ही इसको घोषित करेंगे। और मेरी बहनों का सशक्तिकरण हो, इस प्रकार की चिंता हमारा विभाग कर रहा है। और अब बात करेंगे कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की सुरक्षा मामले की। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरजेवाला से जवाब मांगा है। सुरक्षा जारी रखने की जरूरत पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुरक्षा जारी रखने की जरूरत सिद्ध करने के लिए प्रमाण दें। गृह मंत्रालय की तरफ से याचिका दाखिल की गई, जिसमें मौजूदा खतरे की कोई धारणा न होने का हवाला देते हुए सुरजेवाला की सुरक्षा हटाने की अनुमति मांगी गई। सुरजेवाला के वकील ने खतरे की आशंका जताई है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। तो हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरजेवाला से प्रमाण मांगा है, खतरा होने का प्रमाण मांगा है। सुरक्षा जारी रखने के लिए उसको सिद्ध करने की जरूरत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, एक जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक दाखिल किया गया था कि अब रणदीप सुरजेवाला जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, उनको खतरा नहीं है, उतना खतरा नहीं है, इसलिए उनकी जो सुरक्षा है वो उस लेवल की जो सुरक्षा है उसे कम की जाए या बेहद कम किया जाए। जी, इसके लिए कोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला को कहा है कि वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है, सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उनको एक प्रमाण दे, एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दे कि किस तरह का खतरा है, किससे खतरा है, खतरे का क्या उनके पास आकलन है, क्या ऐसे प्रूफ हैं जिनसे उनको लगता है उनकी जान को खतरा है। तो ये उनको कहा गया कि वो कुछ इस तरह के प्रमाण दें और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएं। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी कहा गया कि पहले उनको सुना जाए। ये भी कहा गया कि रणदीप सुरजेवाला को सुन के फिर इस पर कोई फैसला करे। तो इस मामले की सुनवाई अगली 30 सितंबर को होगी, तब देखना होगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के वकीलों ने कहा कि उनकी जान को भी खतरा है और इसलिए जो आकलन है खतरे का, उसको हम अपने साक्ष्य रखेंगे, हमें समय दिया गया। तो 30 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 30 तारीख को अगली सुनवाई है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा। अगर सुरजेवाला सिद्ध कर पाते हैं कि उनकी जान को खतरा है तो सुरक्षा बनी रहेगी। अब बात करेंगे हिसार डीजे विवाद में युवक की मौत मामले की, जिसमें पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विरोध किया जा रहा है। एफआईआर के विरोध में रिटायर्ड पुलिसकर्मी उतरे हैं और कहा कि ड्यूटी निभा रही पुलिस पर एफआईआर करना गलत है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी बोले, अपराधियों के हौसले बुलंद है, एफआईआर तुरंत रद्द करने की मांग उठाई है। जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं। तो एफआईआर जो पुलिसकर्मियों पर की गई है, इसे रद्द करने की मांग की गई है। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हिसार शहर के 12 क्वार्टर क्षेत्र में देर रात पाबंदी के बावजूद डीजे बज रहा था। उसको बंद करवाने गए पुलिसकर्मियों पर ईंटें बरसाई गई। हिस्ट्री शीटर, जिस पर पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं, उसने पुलिस की टीम पर हमला बोला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये जो सारा विवाद है, ये कब तक थम सकता है? क्योंकि हर बार इसमें एक नया एंगल और नया मोड़ सामने आ रहा है और अब रिटायर्ड पुलिसकर्मी जो है एफआईआर के विरोध में उतर आए हैं, तो कब तक ये थम सकता है? जी, जो पहले था वो जो डीजे विवाद में जिस युवक की मौत हुई थी, उसके परिजन जो थे 11 दिन तक धरने पे बैठे थे और उनकी मांग थी कि जो उनकी जो बेटे की मौत है वो पुलिस के द्वारा पीटने से और उसे धक्का देने से हुई है। तो इसी को लेकर जब कंटिन्यू जो धरना चलता रहा 11 दिन और सरकार के संज्ञान में ये मामला आया, तो उन्होंने एफआईआर करने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ जी संदीप, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अब जो ये नया विवाद शुरू हुआ है, इसको बताइए। जी, अभी आज ही इन्होंने जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ है वो इकट्ठा हुए हैं और इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अलावा अन्य जो विभिन्न संगठन है वो इकट्ठा हुए हैं क्रांतिमान पार्क में और आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी। उनका कहना है कि जो पुलिस कर्मचारियों पर मामले दर्ज किए गए हैं, निर्दोष पुलिस कर्मचारी हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो डीजे बंद करवाने को लेकर वहां गए थे और जो युवक थे उनके ऊपर
उनका अगर रिकॉर्ड जी जांच बिल्कुल की जाएगी बिल्कुल, तो जो जानकारी क्रिमिनल में रिकॉर्ड सामने आया था उसमें यही था कि जो युवक है जिसकी मौत हुई थी उस पर पहले से भी कुछ मामले दर्ज हैं। अब देखना यह है कि इस विवाद का हल कब तक होता है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ 350 ਸਾਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਪ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਮਨਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਬਹਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਚ 2022 ਚ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਈ ਗੁਰਮੰਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 2022 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2023 ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। 17 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ 150 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ 9 ਸਤੰਬਰ 2023 ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਉਹਦਾ ਖੋਣੀ ਖੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਏ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਨਾਇਆ,
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸਤਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ 12-13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ 14 ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 450 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਬਜਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗਰਿਆਈ ਦਿਵਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਨਾਉਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਆ, ਇਹ 3 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 23, 24, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰਲਲ 23, 24, 25 ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਗਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी का 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ 500 साला जिले। और अब बात करेंगे यमुनानगर की, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल में भारी बारिश के बाद हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। सीजन में पहली बार 70,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। पहले 70,000 क्यूसेक पर मिनी फ्लड घोषित होता था। पहाड़ों में बारिश के चलते जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। हथनी कुंड बैराज में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। अलर्ट मोड पर सिंचाई विभाग है। तो 70,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। पहले जब 70,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड होता था तो उसे मिनी फ्लड घोषित किया जाता था। और अब एक बार फिर पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ चुका है। अलर्ट मोड पर सिंचाई विभाग है। तो उधर फरीदाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता का भूकंप मापा गया। सुबह 6 बजे भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सतह से 5 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था। 12 दिनों में हरियाणा में भूकंप का ये 5वां झटका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह 6 बजे फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.2 की तीव्रता के साथ फरीदाबाद इस भूकंप का केंद्र रहा। इससे पहले झज्जर और रोहतक भूकंप के केंद्र रहे हैं और आज एक बार फिर
फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले 12 दिनों में भूकंप का ये 5वां झटका महसूस किया गया है। चरखी दादरी में डीसी-एसपी के दरबार में बत्ती गुल हो गई। मोबाइल की रोशनी में जनता का दरबार चला। डीसी-एसपी ने अंधेरे में शिकायतें सुनी और शिकायतें पढ़ी भी। गांव डूडीवाला नंदकरण में जनता का दरबार लगा। जनता दरबार में अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली के कट से वैसे तो पूरा चरखी दादरी परेशान रहता है, लेकिन सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से गांव डूडीवाला नंदकरण में रात्रि ठहराव के दौरान डीसी और एसपी ने अंधेरे में मोबाइल में टॉर्च जलाकर फ्लैश लाइट ऑन करके लोगों की शिकायतें सुनी। लोगों की शिकायतों को पढ़ा गया। रात्रि के खुले में खुला दरबार का आयोजन किया गया था। इस दौरान बार बार जो बिजली है वो गुल होती रही। दरबार के दौरान न सिर्फ अचानक बत्ती गुल हुई, बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से गांव डूडीवाला नंदकरण में सोमवार को रात्रि ठहराव कार्यक्रम किया गया था। इस दौरान उपायुक्त मुनीश शर्मा और एसपी अर्श वर्मा ने संयुक्त रूप से खुला दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में ये समस्याएं सुननी और पढ़नी पड़ी। तो वहीं एक नया फैसला लागू होने वाला है। सभी स्कूलों में सीसीटीवी अनिवार्य हो जाएंगे। छात्रों की सुरक्षा के लिए सीबीएसई की ओर से नया नियम बनाया गया है। सीबीएसई ने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे को अनिवार्य कर दिया है। स्कूल के गेट, कक्षाएं, गलियारे, सीढ़ियों पर सीसीटीवी लगेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी, लैब, कैंटीन, स्टोर रूम, इन जगहों पर भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। खेल मैदान के समेत सभी प्रमुख जगह जो है वहां पर एचडी सीसीटीवी कैमरे जरूरी कर दिए गए हैं। सिर्फ जो टॉयलेट है और वॉशरूम है इनको सीसीटीवी से दूर रखा गया है। बाकी जितने भी स्कूल के जगहें हैं वहां पर सीसीटीवी जरूरी कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।